हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आपका फिर से स्वागत है। चलिए बिना वक्त गवाए विजार्ड ऑफ ओज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। चीनी मिट्टी की दीवार से नीचे उतरने के बाद यात्रियों ने खुद को एक दुर्गम देश में पाया, जो कीचड़ और दलदल से भरा और लंबी चौड़ी घास से ढका हुआ था। कीचड़ भरे गड्ढों में बिना गिरे चलना मुश्किल था, क्योंकि घास इतनी घनी थी कि वे उन्हें नजरों से ओझल कर देती थी। हालांकि सावधानी से चलते चलते वे ठोस जमीन पर पहुंचने तक सुरक्षित रूप से आगे बढ़ते रहे। लेकिन यहाँ देश पहले से कहीं अधिक जंगली लग रहा था, और झाड़ियों के बीच एक लंबे और थकाऊ सफर के बाद वे दूसरे जंगल में प्रवेश कर गए, जहाँ के पेड़ उनके देखे गए किसी भी जंगल से बड़े और पुराने थे। शेर ने खुशी से अपने चारों ओर देखते हुए कहा, "ये जंगल तो लाजवाब है। मैंने इससे अधिक सुंदर जगह कभी नहीं देखी।" बीजूका ने कहा, "ये उदास लगता है।" शेर ने उत्तर दिया, "थोड़ा सा भी नहीं। मैं जीवन भर यहीं रह सकता हूँ। देखो, तुम्हारे पैरों के नीचे सूखे पत्ते कितने मुलायम हैं, और इन पुराने पेड़ों पर चिपकी हुई काई कितनी गहरी और हरी है। यकीनन कोई भी जंगली जानवर इससे सुखद घर की कामना नहीं कर सकता।" डोरोथी ने कहा, "शायद इस जंगल में जंगली जानवर हैं।" शेर ने कहा, "मुझे लगता है कि वहां होने चाहिए, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता।" वे जंगल में तब तक चलते रहे जब तक कि बहुत अंधेरा नहीं हो गया और आगे जाना संभव नहीं था। डोरोथी, टोटो और शेर सोने के लिए लेट गए, जबकि वुडमैन और बिजू का हमेशा की तरह उन पर नजर रख रहे थे। जब सुबह हुई तो वे फिर चल पड़े। इससे पहले कि वे बहुत दूर जाते, उन्हें बहुत धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे कई जंगली जानवरों की गुर्राहट हो। टोटो थोड़ा छटपटाया, लेकिन बाकी लोगों में से कोई भी भयभीत नहीं हुआ, और वे पुराने रास्ते पर तब तक चलते रहे जब तक कि वे जंगल में एक खुले स्थान पर नहीं पहुंच गए, जिसमें हर किस्म के सैकड़ों जानवर इकट्ठे थे। वहां बाघ, हाथी, भालू, भेड़िए, लोमड़ियां और जंगल में पाए जाने वाले बाकी सभी जानवर थे। एक पल के लिए तो डोरोथी डर गई थी, लेकिन शेर ने समझाया कि जानवर एक बैठक कर रही हैं, और उसने उनके गुर्राने और चिल्लाने से अनुमान लगाया कि वे बहुत परेशानी में है। जैसे ही वो बोल रहा था, कई जानवरों की नजर उस पर पड़ी, और तुरंत भीड़ एकदम शांत हो गई, मानो जादू हो गया हो। सबसे बड़ा बाघ शेर के पास आया और झुककर बोला, "आपका स्वागत है, जानवरों के राजा। आप हमारे दुश्मन से लड़ने और जंगल के सभी जानवरों के लिए एक बार फिर शांति लाने के लिए सही समय पर आए हैं।" शेर ने धीरे से पूछा, "तुम्हें क्या परेशानी है?" बाघ ने उत्तर दिया, "हम सभी को एक भयंकर दुश्मन से खतरा है, जो हाल ही में इस जंगल में आया है। ये एक बहुत ही डरावना राक्षस है, एक विशालकाय मकड़ी की तरह, जिसका शरीर एक हाथी जितना बड़ा है, और एक पेड़ के तने जितने बड़े बड़े 8 लंबे पैर हैं। जैसे ही राक्षस जंगल में रेंगता हुआ आता है, वो एक पैर से एक जानवर को पकड़ लेता है और उसे अपने मुंह में खींच लेता है। वो उसे ऐसे खा जाता है जैसे मकड़ी मक्खी को खाती है। जब तक यह भयंकर प्राणी जीवित है, हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। और जब आप हमारे बीच आए, तो हमने अपना ख्याल कैसे रखना है, ये तय करने के लिए एक बैठक बुलाई थी।" शेर ने एक पल सोचा, फिर उसने पूछा, "क्या इस जंगल में और भी शेर हैं?" "नहीं, कुछ थे, लेकिन राक्षस ने उन सभी को खा लिया है। और इसके अलावा उनमें से कोई भी आपके जितना बड़ा और बहादुर नहीं था।" शेर से पूछा, "अगर मैं तुम्हारे दुश्मन का अंत कर दूं, तो क्या तुम मेरे सामने झुकोगे और जंगल के राजा के रूप में मेरी बात मानोगे?" बाघ ने जवाब दिया, "हम खुशी से ऐसा करेंगे।"
और बाकी सभी जानवर जोरदार दहाड़ से बोले, हाँ हम करेंगे। शेर ने पूछा, तुम्हारी ये डरावनी मकड़ी अब कहाँ है? बाघ ने अपने अगले पैर से इशारा करते हुए कहा, उधर बरगद के पेड़ों के बीच में। शेर ने कहा, मेरे इन दोस्तों का अच्छे से ख्याल रखना, मैं तुरंत राक्षस से लड़ने जाऊंगा। फिर उसने अपने साथियों को अलविदा कहा और दुश्मन से युद्ध करने के लिए घर से आगे बढ़ा। जब शेर ने उसे देखा तो बड़ी मकड़ी सो रही थी और वो इतनी बदसूरत लग रही थी कि शेर ने नफरत से अपनी नाक ऊपर कर ली। जैसा कि बाघ ने बताया था, उसके पैर काफी लंबे थे और उसका शरीर मोटे काले बालों से ढका हुआ था। इसका मुंह बहुत बड़ा था, जिसमें 1 फुट लंबे नुकीले दांतों की कतार थी। लेकिन उसका सिर ततैया की कमर जितनी पतली गर्दन से उसके गुदगुदे शरीर से जुड़ा हुआ था। इससे शेर को राक्षस मकड़ी पर हमला करने का सबसे अच्छा तरीका समझ आया। और क्योंकि वो जानता था कि जागने की तुलना में सोते हुए उससे लड़ना आसान है, उसने एक बड़ी छलांग लगाई और सीधे राक्षस की पीठ पर जा गिरा। फिर अपने तेज धार वाले भारी पंजे के एक झटके से उसने मकड़ी का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। नीचे कूदकर उतरने के बाद उसने इसे तब तक देखा जब तक कि लंबे पैरों ने हिलना बंद नहीं कर दिया। अब जब उसे यकीन हो गया कि वो घिनौना जानवर पूरी तरह से मर चुका है, शेर उस खुले स्थान पर वापस गया जहां जंगल के जानवर उसका इंतजार कर रहे थे। शेर ने गर्व से भरकर कहा, अब तुम्हें अपने दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। तब सभी जानवरों ने शेर को अपने राजा के रूप में प्रणाम किया और उसने वादा किया कि जैसे ही डोरोथी सुरक्षित कैंसस के रास्ते पर होगी, वो वापस आएगा और उन पर शासन करेगा। चारों यात्री सुरक्षित रूप से जंगल के बाकी हिस्सों से गुजरे और जब वे उसके अंधेरे से बाहर आए तो उन्होंने अपने सामने एक खड़ी पहाड़ी देखी जो ऊपर से नीचे तक चट्टान के बड़े बड़े टुकड़ों से ढकी हुई थी। बेजुका ने कहा, यह कठिन चढ़ाई होगी, लेकिन फिर भी हमें पहाड़ी पर चढ़ना ही होगा। उसके बाद बेजुका ने रास्ता दिखाया और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चले। वे लगभग पहली चट्टान पर ही पहुंचे थे कि उन्होंने एक कर्कश आवाज सुनी, पीछे हटो। बेजुका ने पूछा, तुम कौन हो? तभी एक सिर चट्टान के ऊपर दिखाई दिया और उस आवाज ने कहा, यह पहाड़ी हमारी है और हम किसी को भी इसे पार करने की इजाजत नहीं देते हैं। बेजुका ने कहा, लेकिन हमें इसे पार करना ही होगा, हम क्वाडलिंग्स के देश में जा रहे हैं। आवाज ने उत्तर दिया, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। और चट्टान के पीछे से बहुत अजीब आदमी आया जिसे यात्रियों ने कभी नहीं देखा था। वो काफी छोटा और मोटा था और उसका सिर बड़ा था जो ऊपर से सपाट था और झुर्रियों से भरी एक मोटी गर्दन से जुड़ा था। लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था। ये देखकर बिजुका को बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि इतना असहाय प्राणी उन्हें पहाड़ी पर चढ़ने से कैसे रोक सकता है। तो उसने कहा, मुझे खेद है कि मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। हमें आपकी पहाड़ी के ऊपर से गुजरना होगा, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। और वो साहसपूर्वक आगे बढ़ गए। बिजली की तरह तेजी से उस आदमी का सिर आगे की ओर उछला। उसकी गर्दन सिर के ऊपर तक रबड़ की तरह फैल गई। गर्दन से जुड़ा सिर बिजुका से बार बार टकराया और उसे पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। जितनी तेजी से वो सिर आया था, उतनी ही तेजी से वापस शरीर में चला गया। वो आदमी जोर से हंसते हुए बोला, ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। बाकी चट्टानों से भी जोरदार हंसी की आवाज आई। डोरोथी ने पहाड़ी पर सैकड़ों बिना हाथ वाले हैमर हेड्स को देखा, हर एक चट्टान के पीछे एक। बिजुका को नीचे गिराकर हंसते सिर को देखकर शेर बहुत क्रोधित हो गया और गड़गड़ाहट की तरह गूंजता हुआ जोर से दहाड़ते हुए पहाड़ी पर चढ़ गया। फिर से एक सिर गोले की तरह तेजी से उड़ता हुआ आया और ताकतवर शेर को पहाड़ी से नीचे लुढ़का दिया,
मानो उसे तोप के गोले से मारा गया हो। डोरोथी नीचे भागी और उसने बिजुका को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। शेर उसके पास आया। उसे चोट लगी हुई थी और बहुत दर्द महसूस हो रहा था। शेर ने कहा, कटे हुए सिर वाले लोगों से लड़ना बेकार है, कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता। डोरोथी ने पूछा, फिर हम क्या कर सकते हैं? टिन वुडमैन ने सुझाव दिया, हमें पंख वाले बंदरों को बुलाना चाहिए। आपको अभी भी उन्हें एक और आदेश देने का अधिकार है। डोरोथी ने उत्तर दिया, सही कहा। और फिर गोल्डन कैप लगाते हुए जादुई शब्द बोले। बंदर हमेशा की तरह फुर्तीले थे और कुछ ही क्षणों में पूरा समूह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बंदरों के राजा ने झुककर पूछा, आपकी क्या आज्ञा है? छोटी लड़की ने उत्तर दिया, हमें पहाड़ी के पार क्वाडलिंग्स के देश में ले चलो। राजा बंदर ने कहा, जो आपका हुक्म। और तुरंत पंखों वाले बंदरों ने चारों यात्रियों और टोटो को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उनको साथ लेकर उड़ गए। जैसे ही वे पहाड़ी के ऊपर से गुजरे, हैमरहेड्स झुंझलाहट से चिल्लाने लगे और अपने सिर हवा में उछालने लगे, लेकिन वे पंख वाले बंदरों तक नहीं पहुंच सके। बंदरों ने डोरोथी और उसके साथियों को सुरक्षित पहाड़ी से पार कराया और उन्हें खूबसूरत क्वाडलिंग्स के देश में उतार दिया। बंदरों के नेता ने डोरोथी से कहा, यह आखिरी बार था जब आपने हमें बुलाया। आप सबको अलविदा और बहुत बहुत शुभकामनाएं। डोरोथी ने जवाब दिया, आपको भी अलविदा और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बंदर हवा में उड़ गए और पलक झपकते ही नजरों से ओझल हो गए। क्वाडलिंग्स का देश समृद्ध और खुशहाल लग रहा था। वहां पके हुए अनाज के अनेकों खेत थे, बीच बीच में अच्छी पक्की सड़कें थी और उन पर मजबूत पुलों के साथ सुंदर लहरदार नदियां थी। बाड़ों, घरों और पुलों को चमकीले लाल रंग से रंगा गया था, वैसे ही जैसे विंकीज के देश में पीले और मंचकिंस के देश में नीले रंग से रंगा गया था। क्वाडलिंग्स छोटे और मोटे थे, वो गोल मटोल और अच्छे स्वभाव वाले दिखते थे। सभी ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो हरी घास और पीले अनाज से भी ज्यादा चमकदार दिख रहे थे। बंदरों ने उन्हें एक फार्म हाउस के पास उतार दिया और चार यात्री एक गेट के पास चले गए और दरवाजा खटखटाया, जिसे एक किसान की पत्नी ने खोला। और जब डोरोथी ने खाने के लिए कुछ मांगा, तो महिला ने उन सभी को एक अच्छा डिनर दिया, जिसमें 3 तरह के केक, 4 तरह की कुकीज और टोटो के लिए एक कटोरा दूध था। डोरोथी ने पूछा, हम ग्लिंडा के महल से कितनी दूर है? किसान की पत्नी ने उत्तर दिया, ये रास्ता सही नहीं है। तुम दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क पकड़ो और तुम जल्द ही उस तक पहुंच जाओगे। उस अच्छी महिला को धन्यवाद देते हुए उन्होंने नए सिरे से शुरुआत की और खेतों और सुंदर पुलों के पार चले गए, जब तक कि उनके सामने एक बहुत सुंदर महल नहीं आ गया। गेट के सामने 3 जवान सैनिक लड़कियां थीं, जो सोने की चोटी से सजी सुंदर लाल वर्दी पहने थी। और जैसे ही डोरोथी पास आई, उनमें से एक ने उनसे कहा, आप दक्षिण देश में क्यों आए हैं? डोरोथी ने उत्तर दिया, उस अच्छी चुड़ैल से मिलने के लिए जो यहाँ शासन करती है। क्या तुम मुझे उनके पास ले जाओगे? सैनिक लड़की बोली, मुझे अपना नाम बताएं और मैं ग्लिंडा से पूछूंगी कि क्या वो आपसे मिलेंगी। उन्होंने बताया कि वे कौन है और सैनिक लड़की महल में चली गई। कुछ ही पल के बाद वो ये कहने के लिए वापस आई कि डोरोथी और बाकी लोगों को तुरंत प्रवेश दिया जाए। आगे की कहानी अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहिए क्योंकि ये मजेदार कहानी अभी बाकी है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए